तो देखिए, ये क्वेश्चन है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। और इसका लेवल है 50%। आज मैं आपको टाइमर दूंगा ज़रूर, ठीक है? तो आप पर ट्राई कर लेंगे, तो उसके बाद मुझे समझाना इजी रहेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में चूंकि एवरेज 5 से 6 मिनट होता है, तो मैं 6 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करो, इससे आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। तो फिर आगे मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी लगेगा। कल की और परसों की जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे। तो 6 मिनट मैंने दिया है, ट्राई करो। और आप जो आंसर होगा आप इसमें चैट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन में प्रॉपर देखिए, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैसे वो उससे टकरा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर पार्टिकल का मोशन कैसा है। अब मॉक टेस्ट पेपर जो क्या है ना, वो आपको देना चाहिए। एक सप्ताह में एक अगर आप दे रहे हो, कम से कम एक होना चाहिए जो कि पीडब्ल्यू का है, जो आप दे रहे होंगे। अगर उसके अलावा अगर आप बढ़ा एक और सकते हैं, जैसे 2 मॉक टेस्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप सीरियस रहते हो, तो वो टाइम बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बट सेकेंड नंबर है कि नहीं, ये अब सॉल्व करके ही समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन किसी को इजी लग रहा हो ना, तो भी कोई बात नहीं है। एडवांस में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, करीब 60% क्वेश्चन एडवांस के ईजियर साइड के होते हैं। तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के उसमें गए और आप इजी क्वेश्चन छोड़ देंगे देंगे तो भी गड़बड़ हो सकता है। तो आपको दोनों ही करना है। इजी क्वेश्चन है वो भी करो, तो डिफिकल्ट है वो भी करो।
तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, अगर होना होता तो अभी तक हो जाता। इसमें ये कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो कार है वो भी स्पीड से ऐसे जा रहा है। जैसे भी स्पीड से जाएगा उसके बाद एक कार इस बम्पर से टकराता है। जब ये टकराता है तो इसकी स्पीड, ये मटेरियल्स, ये सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी यहाँ तक की स्पीड एब्रप्टली जीरो हो जाता है इससे टकराने के बाद। तो एब्रप्ट जीरो होगा तो इसके पास अभी भी स्पीड भी है, अभी भी स्पीड भी है। तो अगर इसके पास स्पीड भी है तो ये इसके बाद आगे की ओर ऐसे भागेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये मैक्सिमम 60 डिग्री तक जा रहा है तो बताइए ये स्पीड भी कितनी थी। तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये जब इस बम्पर से टकरा रहा है तो इसकी स्पीड अब्रप्ट गायब हो गई। द रीजन क्लियर था कि इससे टकराया तो इस पे एक इम्पल्सिव फोर्स एन लगा, और इम्पल्सिव फोर्स ने इसके मोमेंटम को अब्रप्टली जीरो कर दिया। तो इधर से आने वाली वेलोसिटी को इस इम्पल्सिव फोर्स ने अब्रप्ट जीरो कर दिया। दैट मीन्स परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन जैसा कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर इस पार्टिकल के पास भी वेलोसिटी भी थी तो इसकी वेलोसिटी भी क्यों वही रह गई कोलिजन के तुरंत बाद। तो इसकी एबीडी से समझ में आएगा। टेंशन टी तो आप ऐसे ही दिखाएंगे, टेंशन टी आप ऐसे ही दिखाएंगे। तो अब इसके ऊपर, और इसका वेट mg डाउनवर्ड है, लेकिन mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है, mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो और वो भी वर्टिकल है और ये टी भी वर्टिकल है। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं आया। जब भी ना टाइम इंटरवल कोलिजन में बहुत कम होता है, तो जब कोलिजन में टाइम इंटरवल बहुत कम है तो उस कम टाइम इंटरवल के अंदर अगर आप जाके सोच रहे हैं तो उस कम टाइम इंटरवल में हमेशा इंपल्सिव फोर्स की भी समझा जाता है। इंपल्सिव जो बहुत तेज झटका देता है उस फोर्स को देखते हैं। इंपल्सिव फोर्स का मतलब है जो कि बहुत ही कम टाइम में मोमेंटम चेंज कर दे, और नॉन इंपल्सिव वो फोर्सेस होते हैं जो एक लंबा टाइम लेते हैं मोमेंटम चेंज करने में। तो ये mg नॉन इंपल्सिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ये एक लंबे टाइम बाद मोमेंटम चेंज करेंगे। लेकिन जो झटके होते हैं, ये जो झटका लगता है, ये सब इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं। वो विद इन dt इंटरवल वेलोसिटी को अब्रप्टली चेंज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, ना तो इंपल्सिव ना तो नॉन इंपल्सिव, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसकी वेलोसिटी तो अनचेंज ही रहेगी। लेकिन एक बात मैं कह रहा था आपसे कि अगर इसके ऊपर कोई इधर भी फोर्स आता, लेकिन अगर फोर्स नॉन इंपल्सिव होता तो भी इसके भी को जस्ट आफ्टर कोलिजन हम भी ही मानते हैं, अगर वो नॉन इंपल्सिव होता तो। और इंपल्सिव है तो चेंज करता। यार इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि इस पार्टिकल के पास अभी वेलोसिटी भी है और ये पूरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ये पूरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया, और यहाँ पे जब ये था तो इसकी स्पीड कितनी थी, भी थी। अब यहाँ पे गया है स्पीड जीरो, तो लगा देंगे वर्क कर थ्योरम। तो इसकी एबीडी में जब mg ऐसे दिखाएंगे ना, mg ऐसे दिखाएंगे, इस लेंथ को l मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक गया। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप इसका हेल्प लेंगे। तो वर्क डन के नाम पे एक तो टेंशन है और एक इसका वेट है, तो आप ऐसे लिखेंगे टेंशन का वर्क डन प्लस mg का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की जीरो माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ m इंटू भी का स्क्वायर। बस भी निकालना है, टेंशन का वर्डन जीरो होगा। द रीजन इज क्लियर कि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, ये कहीं भी जाएगा टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए टेंशन का वर्डन जीरो आएगा। mg का वर्डन क्या होगा, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पे गया, mg एक कांस्टेंट फोर्स है, और एक कांस्टेंट फोर्स का वर्डन होता है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस mg, क्योंकि पार्टिकल यहाँ था आया यहाँ पे, तो mg के उल्टा डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये पूरी l है, ये l है, तो बनेगा l cos 60, तो बनेगा l माइनस l cos 60। इसको लिखेंगे l माइनस l cos 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा l बाई टू, l माइनस l बाई टू, ये बनेगा माइनस एम जी एल बाई टू इज इक्व टू हाफ एम भी का स्क्वायर, माइनस इसको प्लस कर देगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट ओवर, कैलकुलेशन चेक जरूर करिएगा क्योंकि हाफ का टर्म इसे कट करेगा, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी की वैल्यू आ गई रूट जी, जी की जगह पे 10 और एल की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर। तो आंसर इज रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये है ये पार्ट का आंसर।
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे क्वेश्चन को किया था। कहीं भी लगे डाउट तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इसको हम लोग रखेंगे 40% के लेवल पे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट ठीक है, आपको करना चाहिए इसको। मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करिएगा और आंसर मार्क करिएगा, और जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से टाइमिंग मैं कम कर ले रहा हूँ। देखिए ये मुझे कम समझ में आता है कि क्या है। अब आप अटेम्प्ट करिए। तो मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि अ पावर ऑफ ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बराबर 1 kg मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय p इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब यहाँ पे ना एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पावर तो वाट होता है और ये जो v स्क्वायर है ये मीटर पर सेकेंड है, तो यूनिट बैलेंस नहीं हो रहा है।
एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे इनको लिखना चाहिए P बराबर सी बी स्क्वायर, और वहाँ पे C का यूनिट लिखना चाहिए P अपान भी स्क्वायर, ठीक है, और C इक्वल्स टू 1 लिख देना चाहिए, तो यूनिट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए नहीं आता है कभी, लिखता C नहीं लिखता है, तो डिफ़ॉल्ट केस हम मान लेंगे कि यहाँ पे C था, और वो यहाँ पे जो 1 है ना, वो 1 का यूनिट इस P और इस V स्क्वायर के यूनिट को बैलेंस कर दे रहा है। तो डिफ़ॉल्ट केस में हम इसको मान लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे क्वेश्चन गलत है, इसको गलत बोलना सही नहीं है। अब चलिए, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर है, एंड मास इज 1 kg, velocity of particle is 1 meter per second initially, u 1 meter per second, and then displacement of particle at ln 2 second, तो कितना होगा? तो चलिए, तो P की जगह पे मैंने लिखा, P की जगह पे F इंटू भी V स्क्वायर, और F की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो V इंटू V स्क्वायर, तो कैंसिल करेगा, इसको लिख सकते हैं मास 1 kg, A बराबर V आ गया। इस V की जगह पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ dV बाई dt, अब फिर इसको इसके नीचे भेज दिया एंड dt, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया dV बाई dt। अब क्या करेंगे हम लोग, एक इंटीग्रेशन करेंगे, t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 1 थी, उन्होंने क्या रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर t पे वेलोसिटी को मैंने भी मान लिया, कर देंगे इंटीग्रेट इसको, तो ये बनेगा ln v इज इक्वल टू t, क्योंकि लिमिट रखेंगे ना, तो ln v माइनस ln 1 इज 0 एंड दिस इज t, तो यहाँ से v की वैल्यू अब क्या आ जाएगी e टू द पावर t। अब इस v की जगह लिखेंगे dx बाई dt, तो हो जाएगा e का पावर t इज टू dt। नाउ एक इंटीग्रेशन कर देंगे, t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 था या पोजीशन 0 था, और कह रहा है कि ln2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे ln2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x निकालना है, कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, ये बनेगा x, ये बनेगा e का पावर t, एंड लिमिट 0 से ln2, ये हो जाएगा, जब इसको यहाँ पर रखेंगे ये बनेगा e का पावर ln2 माइनस e का पावर 0, और e का पावर ln2 2 होता है, और e का पावर 0 1, दैट इज 1 मीटर, ये इसका आंसर हो गया 1 मीटर। तो आपने देखा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इट्स आंसर इज 1 मीटर, इसका थर्ड पार्ट आंसर है। लगे कि अगर डाउट है, ठीक है, तो चैट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसको मैं रखूंगा आज 40% के ही लेवल पे है, और डिफिकल्ट तो नहीं है, बट जेई एडवांस में ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बट सोचना है तो मैं आपको टाइम से दूंगा, वो थोड़ा सा कम टाइम दूंगा इस समय। ये 3 मिनट का क्वेश्चन है, आप एक बार सोचिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा।
तो देखिए इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग इलिप्टिकल पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड। ये बड़ा अच्छी लाइन है, कांस्टेंट स्पीड एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। जब ये ए से बी की तरफ जाता है ना, ए से बी की तरफ, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए। तो देखिए ये किसी भी कर्व पाथ पे घूमे तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा जिसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा जिसको बोलेंगे आप नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी पॉइंट पी पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, क्योंकि ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जा रहा है और उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है। अगर स्पीड नहीं बदल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो टेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो टेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज बी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए स्पीड तो हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब ए टी जीरो हो गया, ए एन इतना हो गया, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ और नहीं, नॉर्मल एक्सेलरेशन के ही बराबर हो जाएगा, बिकॉज हियर ए टी इज जीरो, हियर ए टी इज जीरो। अब क्या होगा देखिए, अब आरसी पे देखना है, तो ये कर्व ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कर्वेचर कम है, यहाँ कर्वेचर सबसे ज्यादा है। मेरा हाथ जितना ऐसे होगा ना, इतना ऐसे उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स इधर जाते समय रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज किया है, कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, क्योंकि सरफेस ऐसे धीरे धीरे ओपन हुआ है, ऐसे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आरसी इंक्रीज किया और स्पीड कांस्टेंट है, दैट मीन्स ए एन डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय नॉर्मल एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना है, तो ए एन मस्ट बी डिक्रीजिंग। जब ए एन डिक्रीज कर रहा है, इट इज एम्प्लाइज दैट नेट एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, ए टू बी में, ए से बी तक जाना है तो कंटिन्यूसली डिक्रीज। इट्स आंसर इज सेकेंड। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो ये है, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रखूंगा आज 50% के लेवल पे, और ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसकी टाइमिंग मैं अलग से दे दूं ताकि आप कुछ सोच लें इस पे। 4 मिनट का टाइमिंग मैं देता, अदरवाइज टाइम ना बहुत ज़्यादा दूंगा तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर आज कुछ कम क्वेश्चन होते हैं ना, तो फिर वो कल के क्लास के लिए मैं उसमें अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आप इसको देखिए।
तो कह रहा है कि एक हुप है ये और एक पार्टिकल है 45 डिग्री एंगल पे। अगर आप इस हुप को घुमा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना ओमेगा दें ताकि ये यहीं पे रेस्ट पे रहे। तो मिनिमम ओमेगा भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने पूछा मैक्सिमम कितना ओमेगा दें। तो पहले तो हम थॉट समझ लेते हैं कि कैसा होगा। अगर इसको खूब तेज घुमाएंगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा। तो जिस वक्त आप ओमेगा मैक्सिमम निकाल रहे होंगे उस वक्त फ्रिक्शन को आप नीचे को इसके इस पाथ पे टेंजेंट दिखाएंगे और नीचे को दिखाएंगे मैक्सिमम ओमेगा निकालने के लिए। इनको क्या है कि ओमेगा मिनिमम निकालना है। तो फिर उस केस में ये क्या होगा, ये नीचे को सरकना चाहेगा ऐसे, कम धीरे धीरे घुमाएंगे तो नीचे से रखना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे। तो वही फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे जब आपको मिनिमम ओमेगा निकालना होगा, और वही फ्रिक्शन आप नीचे को दिखाएंगे जब आपको मैक्स ओमेगा निकालना होगा, और कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, फिर उसके बाद मिनिमम ओमेगा पे एक बार जाके मैं कुछ थोड़े से बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो देखिएगा उसको भी। तो सबसे पहले मैं मैक्स ओमेगा निकालता हूँ, सीधे आंसर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के मूड में चलते हैं। एबीडी बनाएंगे, एमजी आप ऐसे दिखाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन इससे ऐसे आएगा, एंड दूसरा एमजी बन गया, एन बन गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम केस में ये ऊपर की ओर भागना चाहता है तो फ्रिक्शन आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे एन फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन बनेगा लिमिटिंग कंडीशन पे म्यू इज टू एन, ऐसे दिखा दिए। अब देखिए ये जितने भी फोर्सेस मैंने दिखाया है एन, म्यू एन और एम जी, ये एक रियल फोर्सेस है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हेल्प लेना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस हुप पे ही बैठ जाऊं तो ये हुप जो है जो ऐसे घूम रहा है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। और चूंकि यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इस एंगुलर वेलोसिटी वाले ऑब्जर्वर को मतलब जिस ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है, अगर उसी ओमेगा से मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं भी घूमूँ ऐसे ऐसे, तो मुझे हमेशा दिखेगा रेस्ट में, क्योंकि ये सामने मेरे आँख के सामने ऐसे, जब मैं ऐसे घूमूंगा तो मुझे लगेगा कि ये रेस्ट पे है। तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हूँ तो मेरे फ्रेम से इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, वही सूडो फोर्स कुछ और नहीं सेंट्रीफ्यूगल है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप अभी दिखाएंगे ऐसे। और अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन एडवांस में आया था, मैं उसकी अगर आज ही अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंट्रीफ्यूगल के अलावा कुछ और भी फोर्सेस होते हैं, सूडो फोर्सेस, जो इन जनरल बच्चों को पढ़ाया नहीं गया होता है, या अगर पढ़ाया गया है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं इसमें समझाऊंगा आपको, अगर आगे वो क्वेश्चन आता है तो। एडवांस का PYQ था। तो एबीडी बनाया तो मैं इस फ्रेम से देखा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल में अभी दिखाऊंगा वो कितना होगा, एम आर इंटू मेगा स्क्वायर, और आर ये दूरी है, ये दूरी आर है, एम आर मेगा स्क्वायर में। क्योंकि इसका रेडियस अगर मैं आर बोल दूं कि रेडियस आर है, रेडियस इज आर, अगर ये आर है, ये आर है, तो ये दूरी क्या आएगी, आर का कॉस 45, क्योंकि ये एंगल 45 बन गया तो सारे एंगल 45 हो जाएंगे। तो अगर ये 1 है तो बनेगा 1 cos 45। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी होगा एम आर मेगा स्क्वायर, और इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, और बाद में एक्स की वैल्यू प्लेस कर दूंगा 1/√2। कहीं लगे ना कि गड़बड़ तो बताइएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 45, तो 1 cos 45, तो 1 cos 45 1/√2, तो एम एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर ये बनेगा। तो चलिए उस एबिडिक में हम यहाँ बना लेते हैं ताकि इक्वेशंस को मैं अच्छे से लिख सकें। तो मैं ऐसे एन दिखाया, इस तरीके से एम जी दिखाया, साथ में इस एन के परपेंडिकुलर म्यू एन होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे दिखाया, और सेंट्रीफ्यूगल में ऐसे दिखाया एम एक्स मेगा स्क्वायर। तो एम इन्होंने दे रखा 1, एम की जगह पे 1, एक्स जगह पे 1/√2 इंटू मेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर /√2 लिख लिया। ठीक है, एम की जगह पे 1, एक्स जगह पे 1/√2। और चूंकि एम 1 है तो इसको भी मैं चेंज कर लूँ, इसको भी मैं जी लिख दूँ, मैंने जी लिख दिया। अब बात करते हैं एंगल की। अगर ये एंगल 45 डिग्री है ना, ये एंगल 45, तो नॉर्मल का हॉरिजेंटल एंगल 45 है, तो फिर एक बार 45 तो सारे के सारे एंगल 45 दिखेंगे, ये भी 45 दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल रेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स तो हर डायरेक्शन में 0 होंगे, एक्स में भी 0 होगा, वाई में भी 0 होगा। तो चलिए सबसे पहले एक्स में 0 करते हैं। तो एक्स में एन का ये वाला कंपोनेंट बनेगा एन कॉस 45 डिग्री, प्लस म्यू वन का ये वाला कंपोनेंट म्यू एन कॉस 45 डिग्री, इज इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर अपान
√2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं n को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बनेगा n कॉमन 1 प्लस म्यू, ये 1/√2, 1/√2, तो √2 को कट करके ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसी पे y में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, y में तो बनेगा n का साइन 45 डिग्री, और रेस्ट में है उस ऑब्जर्वर के लिए, तो नेट फोर्स तो 0 हर डायरेक्शन में होगा, तो y में n साइन 45 इज इक्वल टू इस μ1 का नीचे कंपोनेंट, ये बनेगा μn साइन 45 डिग्री प्लस g। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ n निकाल ही लूँ, तो यहाँ से बनेगा n, और ये इधर आएगा तो बनेगा 1 माइनस म्यू, और ये √2 इधर जाएगा तो बनेगा √2g। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो दैट n कैंसिल आउट हो जाए, तो ये बनेगा 1 प्लस म्यू, और म्यू क्वेश्चन में दे रखा आई थिंक 0.5 है, तो यहाँ पे आप 0.5 रख ही दीजिए, 0.5, तो बन जाएगा 1.5 डिवाइड बाई यहाँ पे 0.5, तो बनेगा 0.5 इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर अपान √2g, दैट मीन्स 10√2, ये बनेगा 5×15 3, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 30√2, 30√2। देन व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 30√2 का 1/2, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि फोर्थ पार्ट में ये दिख रहा है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था और आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने मैक्स ओमेगा के लिए कहा। अगर इसी को कहा था ना कि बताइए मिनिमम ओमेगा कितना होगा, मिनिमम ओमेगा, तो इसी फ्रिक्शन को आप नीचे ना दिखा के ऊपर दिखाते, ऊपर, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते। तो जब इसको सॉल्व करते ना तो सब कुछ सेम आता, ठीक है। बट ये जो इक्वेशन बनता ना, मतलब ये ओमेगा मैक्स निकाल रहा हूँ, एक बार मैं चाह रहा था ना कैलकुलेट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक रेंज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा सो दैट दिस बीड विल बी स्टेशनरी एट 45 डिग्री एंगल। तो एक बार मैं मीन ओमेगा निकालना चाहता हूँ और देख रहा हूँ कि क्या वास्तव में वो चीज़ आ रहा है, मतलब शायद एब्सर्ड चीज़ है, शायद हो सकता है कि क्लियर आए, हो सकता है एब्सर्ड आए। लेकिन अगर क्लियर वैल्यू आ गई, एब्सर्ड वैल्यू नहीं आई, सही वैल्यू आई, तो एक रेंज आएगा। लेकिन अगर एब्सर्ड आ गई तो वो क्या बता रहा है, ये मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इस म्यू1 को नीचे दिखाया है ना अभी, लेकिन मीन ओमेगा के लिए भाई ओमेगा कम होगा तो नीचे से रखना चाहेगा, तो आप म्यू1 ऊपर दिखा देंगे। तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना आप पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ना ये 1 माइनस म्यू बन जाएगा। क्यों भाई, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स नीचे है उसको आप ऊपर दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे, तो जब ऊपर दिखाएंगे अपने आप ही माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस है, क्योंकि म्यू एक्चुअल में म्यू की जगह पे आप माइनस म्यू कर रहे हैं, तभी तो इसको उल्टा कर दे रहा है। तो जितने भी एक्सप्रेशन उसमें म्यू के पे माइनस म्यू कर दीजिए, तो आपको ओमेगा मीन वाला आ जाना चाहिए। आई थिंक आप बात समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। या तो आप इस म्यू1 को ऊपर को दिखा के फिर इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि इसी से समझना, थोड़ा दिमाग लगाना, तो कुछ नहीं, आपने इसी को तो उल्टा किया है। मतलब जहाँ पे म्यू1 है, म्यू1, वहाँ पे आपको माइनस म्यू1 कर देना है। या मैं यूँ कहूँ तो जहाँ पे म्यू है वहाँ पे माइनस म्यू कर देना है। यहाँ पे माइनस म्यू कर दीजिए, यहाँ पे माइनस म्यू कर दीजिए। ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 1 ओमेगा मीन के लिए, ओमेगा मीन के लिए ये बनेगा n 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू, अब डिवाइड कर रहा हूँ, ये बनेगा 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू, ये है ओमेगा स्क्वायर, ये है √2g, ओमेगा स्क्वायर √2g, ठीक है। तो देखिए अब म्यू कितना 0.5 है, तो ये बनेगा 0.5 और ये बनेगा 1.5, ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर अपान 10√2। दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू आ गई 10/3√2 का पावर 1/2। कोई एब्सर्ड वैल्यू नहीं आई, कोई बात नहीं, ये मीन ओमेगा है। इसका मतलब अगर आप उस पार्टिकल को इस ओमेगा और उस ओमेगा के बीच में रखते हो तभी जाके वो पार्टिकल उस 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट पे आएगा। अब मैं बताता हूँ कि क्या मेरे दिमाग में था, मतलब इससे कम अगर ओमेगा करोगे तो स्लिप कर जाएगा। मैं कभी कभी ना, जरूरी नहीं है कि स्लिप करे, वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक रेंज आ गया, प्रॉपरली रेंज आ गया, तो ठीक है। तो वो इस तरीके से था, पता है, मान लीजिए ऐसा था, सुनते रहिएगा मेरी बात। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने इसको 45 डिग्री पर रखा है, इस बीड को रखा है 45 डिग्री पे, और यहाँ का म्यू 0.5 है, और इसको यहाँ से छोड़ दें, सिंपली छोड़ दें, तो ये नीचे को स्लिप कर जाएगा। तो उसको वहाँ पर रोकने के लिए कम से कम इसको घुमाना तो आपको पड़ेगा ही। अगर नहीं घुमाएंगे तो वहाँ पे रुका नहीं रहेगा, नीचे को रह जाएगा।
तो बिना घुमाए ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ पे आएंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये एक तरह से इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा, थीटा आएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये ऐसे है ना कि एक इंक्लाइन प्लेन है, देखिए ऐसा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इस पे आपने एक ब्लॉक को रखा है, तो ये ब्लॉक स्लिप करेगा। ये कब स्लिप करेगा? जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड तो स्लिप कर जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे यही कंडीशन होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो tan थीटा, ये थीटा ये 45 है क्योंकि ये 90 है, तो tan 45 डिग्री क्या ग्रेटर देन म्यू? म्यू 0.5 से है, यस 1.5 से ज्यादा है, इसीलिए ये स्लिप कर गया। एंड दैट्स वाई आपको एक मिनिमम ओमेगा देना पड़ गया ताकि वो यहाँ पे रेस्ट करे, इसलिए ओमेगा का रेंज आ गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में म्यू की जगह पे 0.5 नहीं होता, लेट इसमें वो क्वेश्चन के अंदर ऐसा देते, वो कहते कि एक अदर क्वेश्चन बना के वो कहते कि म्यू जो है वो 2 के बराबर है, तो बताइए रेंज बताइए। तो मैक्स वाला जब निकालना होता, मैक्स वाला तो वो तो मैक्स वाले में 1 प्लस म्यू, अब म्यू की जगह पे 2 होता तो क्या होता? ये सारे क्वेश्चन है, म्यू की जगह पे 2 होता तब क्या होता? अभी दिमाग के अंदर ना लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखिए कैसे भाई दिमाग कह रहा है कि मैक्स में ओमेगा देंगे आप, देना है तो खूब तेज घुमाएंगे, खूब तेज घुमाएंगे, तो इसको ऊपर कर भागना चाहिए, तो फ्रिक्शन तो नीचे लगना चाहिए, इक्वेशन तो यही बनना चाहिए। लेकिन जब इसको आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तो 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, ये तो ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्स में ओमेगा निकालने में ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव आ गया, और मिनिमम ओमेगा निकालेंगे तब, तो मिनिमम में ये बन रहा था, ओमेगा जब 2 रखिए 2, ये 2 रखेंगे यहाँ पे 2 तो 3 बन गया, और फिर -1, फिर ओमेगा स्क्वायर -1 दिख रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? सब गड़बड़ हो गया। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर उन्होंने कितने प्यार से क्वेश्चन रखा कि म्यू की जगह पे 0.5 रख दिया और हमें दिक्कत ही नहीं हुई, लेकिन जैसे म्यू की जगह पे मैंने 2 रखा सब कुछ अनर्थ होना शुरू हो गया। एक्चुअल में जब भी ऐसा आए ना आपके सामने एब्सर्ड वैल्यू आ गई, वो क्या बता रहा था? कंफर्म वो कुछ न कुछ तो बता रहा है, और इन क्वेश्चन में पता क्या बता रहा है? अगर ये आप लेक्चर के टाइम पे होते हैं ना, थ्योरी के टाइम पे, जब थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं उसमें हम लोग सिखाते हैं प्रॉपरली कि अगर ये एब्सर्ड वैल्यू आए तो क्या बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो इसको मैं समझाया होता आपको, बट अभी के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा है ना तो क्या बताता है, और फिर क्यों बताता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी डिटेल तो समझा ही दूंगा। देखिए क्या बताया, जैसे कि इसने कहा कि ओमेगा स्क्वायर जब 2 यहाँ पर रखा है, यहाँ पे माइनस, तो जब ओमेगा स्क्वायर माइनस का टर्म आ रहा था, तो ये बता रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू 2 के बराबर है तो इसको कितना भी ओमेगा दो, इवन इन्फाइनाइट ओमेगा दे दोगे तभी भी यहां से नहीं भागेगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, तभी वहां से नहीं भागेगा। और ये वैल्यू ये बताने की कोशिश कर रही है मीन ओमेगा वाला कि इसको कितना भी कम ओमेगा दोगे या मत ही दो तभी भी रेस्ट पे रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा इंट्रोड्यूस करूं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि इफ म्यू इज 2 देन फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा, तो मैं आंसर करूंगा मिनिमम ओमेगा 0 एंड मैक्स ओमेगा infinity, then its answer is 0 to infinity, 0 to infinity। अगर आप नहीं भी रोटेट करते हो तो भी रेस्ट पे रहेगा, और उसका क्लियर रीजन है, आप समझ गए होगे, इसी से समझ गए होगे कि अगर नहीं घुमा रहे हो तो दैट मीन्स अगर नहीं घुमा रहे हो तो ये 10, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 आ गया, तो ये 1 2 से ज्यादा दिखा रहा है, दैट मीन्स स्लिपिंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर नहीं भी घुमाते तभी भी यहाँ पे पड़ा रहता अगर म्यू 2 है तो। इवन म्यू की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती म्यू की वैल्यू, तभी भी यहाँ पे रेस्ट पड़ा रहता। दैट मीन्स आप ओमेगा 0 आ जाएगा, तो मिनिमम ओमेगा बिकम्स 0। और इसीलिए ये टर्म्स क्या बता रहा है, मिनिमम ओमेगा टाइम पे ये
एक एब्सर्ड वैल्यू आ रही थी, जब 2 रख रहा हूं तो एब्सर्ड वैल्यू आ रही है। वो कहना ही चाहता है कि 0 से भी कम का अगर ओमेगा दे दो, 0 से कम का भी ओमेगा, इमेजिनरी ओमेगा दे दो, तभी भी वो रेस्ट पर आएगा, तभी भी वो रेस्ट पर आएगा, म्यू विल बी 0। और ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैक्सवेल ओमेगा का नेगेटिव टर्म ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ओमेगा को इन्फिनिटी से भी ज्यादा दे दोगे, जो कि नहीं हो सकता, ज्यादा दे दोगे तभी भी वो रेस्ट पर रहेगा। एक चीज और थोड़ी सी बता रहा हूं कि अभी आपके दिमाग में बात आएगी कि सर आप ओमेगा इन्फाइनाइट दे रहे हैं फिर भी ये रुक रहा है, जबकि कॉमन सेंस मेरा ये कह रहा है कि सर फ्रिक्शन इधर आके वही रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये तो वैल्यू इन्फिनिटी लार्ज हो रहा है, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इन्फिनिटी जा रहा है, तो सर ये म्यू एन तो फ्रिक्शन ही है जो इसके पैरेलल रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर इन्फाइनाइट आएगा, तो फिर ये तो फाइनाइट होगा, तो फिर कैसे बैलेंसिंग होगी। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है कि म्यू तो फाइनाइट है लेकिन एन इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा। क्यों? देखिए ये यहां से समझ में आएगा। अभी म्यू फाइनाइट है तो जब ओमेगा को आप इन्फिनिटी देंगे तो एन इन्फिनिट अप्रोच करेगा, और जब एन इन्फिनिटी अप्रोच कर गया तो जो फ्रिक्शन का म्यू एन है, म्यू एन वैल्यू वो भी इन्फिनिटी अप्रोच कर गई, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसका ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर दे। ठीक है, और फिर यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन से ही काम चल जाए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि जिस वक्त म्यू टू देंगे उस समय आप जब इसको इन्फाइनाइट ओमेगा से घुमा रहे होंगे तो ये भी फोर्स आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये म्यू वन ना के यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ की स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में ला देगा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू यहाँ के मैक्सिमम वैल्यू म्यू वन से कम होगी, और म्यू वन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। आई थिंक आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे। ठीक है, तो हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था बट इसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं। के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ है, और इसको मैंने रखा है ये 60% के लेवल पे एक ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, और उनका 60% लेवल हो सकता है, मतलब उन बच्चों के लिए जो 2000 के अंदर रैंक चाहते हैं कि मेरी रैंक 2000 आ जाए या 1500 रैंक आ जाए, उम्मीद करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 4 मिनट टाइम दिया है। द रीज़न क्लियर है कि ये 4 मिनट से ज़्यादा भी ले सकता है, बट मैं इसे दे रहा हूँ ताकि आप शुरू में ही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम दूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, कम क्वेश्चन हो पाएंगे, बट इसको आप क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है, थोड़ा आइडिया डेवलप करेंगे, उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे हम लोग। और कल टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा। तो आज लाइव क्लास थी क्योंकि एक मीटिंग से मुझे आना था।
हेलो. Okay. A cylinder of radius r is rotating about its horizontal axis with constant omega root 5 g upon r. A block of mass m is kept on the inner surface of the cylinder. Block is moving in vertical circle without slipping. Coefficient of friction between the block and surface is mu. If the minimum value of mu for complete vertical circular motion is this one, find x. देखिए, तो ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है. जब इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ब्लॉक वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है. मतलब इसी से कांटेक्ट बनाते ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है. तो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, इसमें मिनिमम म्यू है. ये तो सही है कि अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ, म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ, हाँ ठीक है, अगर आप 70% क्वेश्चन कर लेते हो तो बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा. तो अगर आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हो ना, तो कह रहा है कि इस सरफेस का म्यू जितना ज्यादा होगा, इस सरफेस का म्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही इसी के ऊपर रहेगा. लेकिन अगर म्यू कम हो गया, जब इसको घुमाएंगे तो इसको नीचे गिरने के चांसेस हैं. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए ताकि वो नीचे की ओर ना गिरे. तो चलो क्या करेंगे कि लेट किसी टाइम पे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, उससे समझेंगे. हर बार ने ये नहीं सोचा जाता है कि नहीं क्या होगा इसमें, कुछ आइडिया नहीं है दिमाग में. ठीक है, नहीं आ रहा है मत है, नहीं आया मत है. ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन लिखो और टाइम तो ही है, देखते हैं क्या आता है. तो वही मैंने किया यहाँ पे. इस एंगल को थीटा बोल दिया. यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने रख दिया एम, इसका वेट एम से मैंने डाउनवर्ड दिखाया. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आप एन दिखाएंगे ऐसे. दूसरा मिनिमम म्यू है, तो मुझे ये बताइए, और अगर मैं इसी फ्रेम पे खड़ा हो जाऊं, इसी फ्रेम पे खड़ा हो जाऊं और उसी ओमेगा से घूमूं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे ऐसे दिखेगा. इट इज एम एक्स, ये दूरी, इस दूरी को मैं लिख सकता हूं, अगर ये आर है, ये थीटा, तो बनेगा आर साइन थीटा. तो एम आर साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये लिखेंगे. तो अब इसमें यार कुछ चीजें और सोची जाएगी, अभी रुक के सोचना पड़ेगा हमें. 86 परसेंटाइल है. चैट तो पढ़ते नहीं, चैट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता. चैट आ ही नहीं रहा था, अभी आना शुरू हुआ है. मुझे तो ये थम्सअप वगैरह आते हैं, इसके अलावा तो मुझे को दिख ही नहीं रहा था. अच्छा, 86 परसेंटाइल है, तो क्या मैं एडवांस की क्लास कर सकता हूँ? देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन मेंस पे भी आपको फोकस होना पड़ेगा. ये 86 परसेंटाइल क्या रहा है, इस बार का जो मेंस हुआ है ना, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं इस मेंस से खुश नहीं हूँ. अजीब सा है, मतलब ज्यादा स्कोर पे कम परसेंटाइल, कम स्कोर पे ज्यादा परसेंटाइल, क्या मतलब है? तो इससे कैसे जज कर सकते हो तुम कि तुम्हारा परसेंटाइल 86 है तो सही में 86 है? क्वाइट पॉसिबल है कि 86 का जो परसेंटाइल है, तुम अच्छे हो और शायद वो 86 नहीं, अच्छा परसेंटाइल आता हो, बट इस मेंस की वजह से ऐसा हुआ है. एडवांस में ना तुम देखोगे कि चीजें एकदम रिवर्स होती है, और ऐसी देखी गई हैं, एकदम रिवर्स होता है. मैंने देखा, मैं आप ट्रूथ में बताऊं कि मैंने देखा है कि 99.99 परसेंटाइल का बच्चा, एकदम ट्रू बता रहा हूं तुमसे, झूठ बोलने की आदत नहीं है, नहीं मैं फेंकता हूँ, 99.99 परसेंटाइल का बच्चे की जो रैंक थी, मेंस में 102 रैंक थी, ठीक है, और एडवांस जब एग्जाम दिया ना तो उसकी रैंक थी 1300 समथिंग. और एक बच्चा था 99.6 था, ठीक है, आयुष नाम था, और 99.6 था परसेंटाइल, और जब एडवांस में बैठा तो उसकी रैंक थी 246, ऑल इंडिया रैंक थी. ये फैक्ट बता रहा हूँ. तो एडवांस एक अलग चीज़ है, मेंस एक अलग चीज़ है. मेंस एक्यूरेसी देखता है, पहले तो एक्यूरेसी भी देखता था, आज का मेंस तो समझ में नहीं को क्या देखता है. आज के मेंस को मैं क्या कहूँ, तुम एक्यूरेसी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, भगवान जाने यार.
सर वर्टिकल मोशन है, योर एफबीडी इज, ये एकदम सही कर रहे हो तुम। इसीलिए कहा जाता है ना कि तुम चैट बॉक्स में ना बता दिया करो। अब अभी मुझे चैट बॉक्स दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, मेरी एबीडी रॉन्ग है। सही है। अच्छा, मैं आइसक्रीम वगैरह तुम लोग खाना बंद कर दो, परसों मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी, देखो ये भी गायब हो गया। बढ़िया ही हुआ, गलत एबीडी बनी थी, गायब हो गया। जंक फूड खाना ना इस समय बंद कर देना, नहीं सही है। ये सब बताने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जैसे कि मैंने गलत एबीडी बनाई, तुमने बता दिया, ये सब ज़रूरी है। जब टीचर को तुम बताना शुरू कर दोगे ना, तो समझ जाओ ये इंटरेस्ट भी डेवलप होगा तुम्हारा पढ़ने का, और एडवांस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसी टाइम थीटा पे वही मैं एक बार के लिए ना सोचने लगा था कि क्या हो रहा है इसमें एबीडी में। तो ये हो रहा है वर्टिकल है, अगर ये वर्टिकली घूम रहा है तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सिस से अवे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, पता है, जब क्लासेस ऑफलाइन होती है ना, ऑफलाइन जब बच्चा सामने बैठता है तो उसमें मजा आता है यार, उसमें अभी तो अब चैट बॉक्स अब दिख रहा है ना मुझे, तो अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझसे मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, तुम मुझे समझाओगे, ऐसे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो एम जी नीचे, एन आप ऐसे दिखाएंगे, और चूंकि ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अबे दिखाएंगे, तो आप ऐसे दिखाएंगे सेंट्रीफ्यूगल को, दिस इज एम, और ये आर है, तो एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर लेंगे। एम जी नीचे, एन नीचे। अब आपको एकदम बात समझ में आ रहा होगा कि यार अगर ये यहाँ पे है तो इस ब्लॉक को स्लिपिंग टेंसी नीचे है, क्योंकि इस सरफेस के पैरेलल एम जी का कंपोनेंट आएगा, तो इसको नीचे स्लिप करेगा, तो नीचे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन को ऊपर आना पड़ेगा। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऊपर को ऐसे दिखा देंगे जिससे। और लिमिटिंग, अगर मैं लिमिटिंग केस की बात करूं तो मैं इसको म्यू एन की बात करना चाहता हूं। तो मैं चेक कर रहा हूं कि इस थीटा एंगल पे अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, अगर इस थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे है, तो फिर यहाँ पे म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर है, उसी में म्यू को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम म्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन को मैं मैक्सिमम पे दिखा दूंगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने अभी दिखा दिया, दैट मीन्स ये जो ऑब्जर्वर है जो सेम ओमेगा से घूम रहा था इस पार्टिकल के साथ, तो उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखेगा यहाँ पे, तो रेस्ट पे है, और अंडर इन फोर्सेस वो रेस्ट में है, तो नेट फोर्स हर डायरेक्शन में जीरो होगा, तो कर देते हैं जीरो। चलो इधर फोर्स जीरो करते हैं आप, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। ये फोर्स इधर एन है, लगे डाउट ना तो मुझे बताइएगा जरूर। एन इधर आएगा, एम जी का ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, आप इसी पे लिख लेंगे। तो एन बराबर एम जी का कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब फोर्स ना इधर बैलेंस करेंगे, ये वाला फोर्स आप समझ रहे हो कि दोनों का ओमेगा अगर सेम है ना, अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो इस पर्सन के रेस्ट में दिखेगा, और एक बार रेस्ट में आ गया तो नेट फोर्स जीरो होगा, फिर हर डायरेक्शन में होगा। तो फिर इधर तो मैंने जीरो कर दिया, इधर करते हैं, तो म्यू एन इज इक्वल टू एम जी का ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा एम जी साइन थीटा, और एम आर में एक्सप्रेस का कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं। ठीक है, अब क्या करिए, यहां से उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये बन गया म्यू ब्रैकेट में एम जी कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वस टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम के वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, और म्यू की वैल्यू उन्होंने पूछ रखी है, तो म्यू जी के टर्म्स नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, तो म्यू इंस टू जी, इसको 10 एंड थीटा कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए, और ये बनेगा म्यू आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वस टू जी साइन थीटा, 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा। तो ये अच्छा, इसकी जरूरत थी क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सीधे आ गया था ना, यहाँ से म्यू निकालना था आपको, तो म्यू निकालिए, तो ये बनेगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा अपन आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन मैंने सही लिखा है, एक बार चेक करना, तो जी साइन थीटा अपन जी कॉस थीटा प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। मैंने इधर फोर्स बैलेंस की, एन एम जी कॉस थीटा एम आर में सोडो फोर्स बैलेंस कर दी, इसको बैलेंस कर दिया, एम जी साइन थीटा म्यू वन। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो म्यू है वो इस थीटा का फंक्शन है,
अगर मैं इस थीटा को बदलूं तो म्यू बदलेगा। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है अगर अलग अलग थीटा पे जाता है, इस थीटा पे होगा, कम थीटा पे होगा तो म्यू कुछ और चाहिए, किसी और थीटा पे जाएगा तो म्यू कुछ और चाहिए, किसी और थीटा पे जाएगा तो म्यू कुछ और चाहिए, तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग म्यू आएगा। सर आपने फ्रिक्शन को ऊपर क्यों लिया, सर्कुलर मोशन? ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू प्लेस कर देंगे 5g/r। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है? तुम क्या कह रहे थे? सर आपने फ्रिक्शन को क्यों लिया? क्यों नहीं? अगर इसको यहाँ पे रेस्ट पे रखना है तो फिर mg का जो ये कंपोनेंट है इधर वाला, उसको कौन बैलेंस करेगा? म्यू ही तो बैलेंस करेगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन आना चाहिए। हाँ अभी पुट करते हो ओमेगा की वैल्यू। क्या तो दिया भाई, पुट करता हूँ, अब ऐसे ही रहने दो ना, कर लो पुट। ये बन गया जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, तो 5g/r, 5g आर तार कटेगा तो ये बन गया 5g। ये पूरी वैल्यू बन गई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 5, ये बन गया। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो ये म्यू बता रहा है कि आ रहा है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 5, कॉस थीटा प्लस 5, वही चीज़ है, नहीं पुट करता तभी भी वही आता। अब ये कह रहा है, सुनो तो पहले यार, अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि थीटा अगर बदलेगा तो म्यू बदलेगा। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, चाहे यहाँ पे आए, हर जगह रोकने के लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी म्यू की जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, उससे सबसे ज्यादा उतना आपको मिनिमम म्यू लेना पड़ेगा, तब जाके रेस्ट पे रहेगा। रीजन क्लियर है कैसे? भाई थीटा बदल रहा है तो ये जो म्यू है ये मिनिमम म्यू है एट दिस थीटा। इस थीटा पे इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए ये मिनिमम म्यू है। तो यहां से यहां तक हर पॉइंट पर अलग अलग म्यू आएगा, तो इनमें जो सबसे ज्यादा वाला म्यू आएगा, आंसर उससे ज्यादा होना चाहिए या जस्ट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा म्यू वो इस वाले एंगल पे आता है, इस वाले एंगल पे यहां पे आता है सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू, तो यहां पे रेस्ट में आ गया, तो फिर इधर के हर पॉइंट पर रेस्ट आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे म्यू की जरूरत ज्यादा थी। तो अगर उतना ही म्यू अगर हर जगह दे दिया तो जहां पे कम जरूरत है म्यू की, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए इसकी मैक्स वैल्यू निकालेंगे। इसकी मैक्स वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी थीटा 0, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस 5 इंटू इसका कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू इसका कॉस का बनेगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे ना इधर जाके 0 बना देगा। यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा ये 1 बन गया, दैट मीन्स कॉस थीटा इज -1/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू है -1/5, नहीं जिस वक्त कॉस थीटा -1/5 आएगा उस वक्त का म्यू सबसे ज्यादा आएगा। थोड़ा सा और सोच लिया जाएगा अभी। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी, अब साइन थीटा प्लेस करते हैं। अच्छा कॉस थीटा -1/5 है, दैट मीन्स थीटा बता रहा है कि ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ऑप्टिक्स एंगल है 90 से ज्यादा और 180 से कम, क्योंकि 180 पे -1 बन जाएगा। तो 90 से ज्यादा मतलब इसमें जो है 90 से ज्यादा और 180 से कम, इधर ही कहीं लोकेशन है जहां पे म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए तो साइन थीटा निकालते हैं। तो यहां से बनेगा कॉस थीटा को अगर मैं 1 कह रहा है, ये बनेगा क्या 1/5, ऐसे बनेगा 1/5, और 25 में से 1 गया 24, तो √24 बनेगा। तो उठा के यहाँ प्लेस करते म्यू बराबर साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा क्या आएगा √24 डिवाइड बाई 5 बनेगा, और ये है कॉस थीटा प्लस 5, तो बनेगा 5 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 1/5। और देखिए मैंने साइन को पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये जो 90 और 180 के बीच में, 90 180 के बीच में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेस किया।
ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी म्यू इज √24 डिवाइड बाई 25 में से एक गया 24, इट इज़ 1/√24। और उन्होंने क्या रखा है, ये जो वैल्यू है 2√6/3x है, 2√6/3x है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजिए तो बनेगा 2√6 इंटू 24, 2, इसको x इधर भेज रहा हूँ ना, तो 2√6 इंटू 24/3, 3 इंटू 3 ऐसे, तो 3 दूनी 6 और 3 बट्ठे 24, 8 दूनी 16, 16 में √4 इवल हो जाएगी 8। दैट मीन्स म्यू मस्ट बी इक्वल टू 8। तो म्यू अगर 8 के बराबर आता है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आंसर इज 8, ये सही आंसर है। ठीक है, अब इसमें तो आप इसमें ये कह सकते हैं ना कि एक्चुअल में, और ये थीटा इतना है ना, इतना, तो आप ये कहोगे कि जब ये वर्टिकल सर्कल में होगा ना, वर्टिकल सर्कल में ऐसे होगा, तो जिस वक्त तो इधर होगा जहां का थीटा, ये थीटा इस एंगल को गवर्न करेगा यहाँ पे, उस वक्त सबसे ज्यादा म्यू की जरूरत है, और वो म्यू 8 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे म्यू 8 की होनी चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। और इसके अलावा अलग अलग पॉइंट पे, इन सब पॉइंट पे, अदर पॉइंट्स पे जो रेस्ट में रखने के लिए म्यू चाहिए वो इस 8 से कम का चाहिए। तो मिनिमम म्यू क्या होना चाहिए सर? गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ? सही तो है, एक्स विल, हाँ म्यू 8 तो होगा, तो लिखा तो 8, एक्स ही म्यू है, सही तो है यार। ओके, सही कह रहे हो। ठीक है, सही बात है, ठीक है, समझ गए बात को। मतलब ये भी समझ गए होगे कि जिस वक्त ये एंगल इतना है का, उस वक्त म्यू इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, दिस वन इज, तो वो मैक्सिमम म्यू होगा। उसके अलावा हर पॉइंट पे रेस्ट करने के लिए कम म्यू की जरूरत पड़ेगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है आज का, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन 5 था। और लेबलिंग यार कितना मैं बताता, आई थिंक 60% का लेवल था शायद। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। ठीक है, ये 50% का क्वेश्चन है, 50 क्या 40% मान लीजिए। अभी डायरेक्ट तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि क्वेश्चन ईजी है। अगर ज़्यादा गड़बड़ ना हो तो 40% के ही लेवल का होगा। ठीक है, तो आप इसको अभी अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा टाइमर नहीं लगाऊंगा, कम का ही लगाऊंगा। ठीक है, अटेम्प्ट करिए। ये चैट बॉक्स ना मुझे पहली बार दिख रहा है, इसके पहले मुझे नहीं दिख रहा था, सिर्फ नीचे दिखता, क्लियर दिखता है, हम सब और तुम लोगों की इमोजी वगैरह दिखता है, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा। सर मेरी 62 परसेंटाइल है, और अब डेली यार ये तो सही है। आप ना अगर मेंस में हो ना, मेंस की तैयारी भी कर रहे होगे, MIP बैच का फॉर्मेट, माई क्या फॉर्मेट क्या होगा? वो ऑफलाइन क्लासेस है, और हाँ उसका बताता हूँ, ऑफलाइन क्लास है कोटा के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर आ गए तो उसमें हम लोग पढ़ाएंगे क्लास के अंदर जाके, मैं पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 11 12 उसके अंदर सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ की कि उसके अलावा एक ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, अगर उस बैच में अगर आप ऑनलाइन में रहते हो, ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट रहोगे, आपके जो पर्सनल डाउट्स होंगे ना, अब हम आपको जोड़ उसमें भी दूर कर देंगे, सारे पर्सनल डाउट दूर करेंगे। ठीक है, आपने टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, PW का या किसी भी कोचिंग का दे रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उनके भी डाउट हम लोग दूर करेंगे। तो ऑनलाइन वाला एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। हाँ, ऑनलाइन में भी मैं ही रहूँगा, दोनों जगह मैं रहूँगा, और आपके सारे डाउट्स मैं पूरी कोशिश करूँगा ना कि सारे डाउट्स मैं दूर कर दूँ, चाहे आप किसी दूसरे कोचिंग का ही डाउट क्यों ना हो, मैं ख़त्म करूँगा उसको।
एमआरपी बैच ठीक है, हम वरुण बैच में तो हर वीक तो आएंगे, हर वीक में एक बार लाइव तो होना ही हमें। ठीक है, 13 आंसर है, तो देखिए हो सकता है आंसर 13। लाइव तो लाइव में अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर पता है क्या होता है, अगर ऑफलाइन सामने होते ना यार, तो मजा अलग होता। हाँ, पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है ना, अब वर्क पावर एनर्जी से करना शुरू कर देंगे। कैनमेटिक्स में क्यों कोई अच्छा पीवाईक्यू था नहीं, तो फिजिक्स में तो इसलिए नहीं लिया। लॉज ऑफ मोशन में कोई अच्छा पीवाईक्यू नहीं आया। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे पीवाईक्यू को, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप खुद देखोगे लॉज ऑफ मोशन का पीवाईक्यू अच्छा नहीं था, वर्क पावर एनर्जी से पीवाईक्यू आ जाएगा। अभी आज की क्लास में आ जाएगा पीवाईक्यू, वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन में। तो थोड़ी सी हो अच्छा करने लायक तो मजा आता है। तो ये देखिए, हाँ, और ये ऑनलाइन करा ना, उसमें भी ऑफलाइन में, ऑफलाइन में सामने बैठते हैं ना, तो हम अपनी बातें भी तो शेयर करते हैं कि भाई क्या, ऐसे चैटिंग में देखो कितने कितने कोई आंसर करे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी वैरी विद दिस वन वेयर एक्स इज इन मीटर, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना किसी प्रोजेक्टर फ्रॉम एक्स पर इतना टुवर्ड द ओरिजिन। सबसे पहले बना लेते हैं, ये ओरिजिन है और x बराबर 11 से इस पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया टुवर्ड द ओरिजिन। व्हाट मिनिमम स्पीड यू सो दैट द पार्टिकल कैन रीच द ओरिजिन। ये u की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि यहां पे आ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ u/2 इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फंक्शन है। तो सबसे पहले ना आप फोर्स का फंक्शन निकालेंगे, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस डेल यू बाई डेल एक्स से, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो 30 का 0 बनेगा और इसका बनेगा माइनस माइनस x-5 का, ये 2 का टर्म यहां पर आ जाएगा, यही बनेगा। अच्छा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो फोर्स निगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस है, नेगेटिव बता रहा है। और x की वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। क्या गलती कर गया, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट 2 तो माइनस साइन, इस माइनस को प्लस करके ये बना देगा। तो फिर ये उल्टा हो जाएगा कि अगर x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और x वैल्यू 5 से कम है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे एक जगह x और 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि 5 से ज़्यादा पे फोर्स इधर होगा, ऐसे होगा, और 5 से कम पे फोर्स ऐसे है, ऐसे है। तब हर जगह ऐसे होगा। तो अगर आपने यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका तो कम से कम आप यहाँ तक पहुँचा दीजिए, उसके बाद अगर थोड़ी सी भी स्पीड रह गई ना, तो ये जो फोर्स, ये जो डायरेक्शन है ना, ये इस पार्टिकल को खींच के इस ओरिजिन को क्रॉस करवा देगा। दैट मीन्स आपका टारगेट क्या है, यहाँ से सिर्फ यहीं तक पहुँचाना। तो इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे इस पोजिशन पे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम यू का स्क्वायर, और मास इस क्वेश्चन के अंदर, मास दिया गया 0.5, तो हाफ इंच टू 0.5 हाफ एम भी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ की पोटेंशियल से लिखनी है, तो एक्स जगह पे 11 रख दीजिए, यहाँ पे एक्स जगह पे 11, तो बनेगा 30 माइनस एक्स जगह पे 11, तो 11 माइनस 5 ये बन जाएगा 6, तो -6 का स्क्वायर ये बनेगा इज इक्वल टू, जब वो इस पोजीशन पे आएगा तो कैटेगरी जस्ट आपको जीरो करनी है, और यहाँ की पोटेंशियल जी एक्स जगह पे 5 रख देंगे तो वैल्यू जीरो हो गई, ये बन गई 30, ये बन गया। अब ये बन गया आपका 0.5 यू स्क्वायर बाई 4 बनेगा यहाँ से, और ये बन जाएगा आपका 36, 30 से 36 तो 6 बनेगा, इधर आके 36 बन जाएगा। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से 2, इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड। टेक रूट 44, कहीं गलती कर दिया क्या?
कहाँ गलती कर दिया यार, डिफ्रेंशिएट सही किया ना, तो 2x-5 की इस रूट 44 क्यों लिखा हुआ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया? तो डिफ्रेंशिएट किया 2x-5, तो 5 से ज़्यादा पे एफ पॉजिटिव, 5 से कम पे एफ नेगेटिव, सही तो बात है। तो 5 तक हमें भेजना, तो यहाँ कैंडिडेट थी हाफ एम भी का स्क्वायर प्लस यहाँ की पोजीशन थी एक्स जगह पे 11 रखेंगे, 30, 11 से 5 गया 6, 6 का स्क्वायर बन जाएगा, सही है। और इस पोजीशन की कैटेगरी 0 बनेगी, और यहाँ की पोजीशन थी 5 यहाँ पर रख देंगे तो आएगा 30, तो सही है यार। ये 0.5/4 बनेगा, और 30, 36, 30 से 30, 36, ठीक तो है यार। ये कितना आएगा, 6, 2, 12, 12 मीटर पर सेकेंड, सही है ना? ठीक है। देखो क्या मतलब है, ये सब चीजें नहीं देना चाहिए, किसी को भी गलत करवा सकता है। आप समझ गए मैंने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं इस पैटर्न क्वेश्चन, तो ये भी आपको इजी लगेगा, बट करिएगा जरूर। हाँ, बी डिवाइड एक्स से करेंगे ना, उससे भी वही आंसर आएगा। बी डिवाइड एक्स कुछ अलग थोड़ी है, सेम है, लेकिन आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, u0, अच्छा u0 u11 पे आ रहा है ना, समझ गया, ओके। लेकिन तब फिर वो गलत है, समझ गया, वो √44 इसकी वजह से दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, देखो इतने तगड़े लेवल पे, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम रखेंगे आज के 60% लेवल पर रखेंगे। 60% ना, बल्कि 50% तो सही है, बट ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। और किसी का मेंस में अगर परसेंटाइल थोड़ा कम होगा ना, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमें एडवांस वाले क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं, ठीक है, तो हो पा रहे हैं और आप मेहनत पे तैयार हो, तो एकदम आएगा आंसर। रॉन्ग कैलकुलेट किया, रॉन्ग कैलकुलेट किया, सही तो है। 62%, अगर आप 100 से 50, 150 में डेली कर रहे हो ना, तो मेंस का पीओगी करो, एकदम मेंस अच्छा होगा। आपको क्या करना है ना, एकदम अभी से कर रहा हूँ कार्तिक, इसका पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी प्रॉपर रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। मेंस का 5 साल का पीओक्यू करना है आपको, और एक सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है, एकदम अच्छे से होगा। और जो टेस्ट पेपर देना, उसको जब एक बार दे दीजिएगा, तो उसके जो क्वेश्चन बचे होंगे उसको दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, एकदम अच्छा होगा मेंस। अब इसका क्या मैं सोल्यूशन बताऊं, 200 पे 90 MIP के लिए आप एक काम कर सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं, आप या तो सेकेंड अटेम्प्ट के वेट कर लो, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद हम उसमें डाल देंगे। तो भी डी बाई डी एक्स से 6.5 है ना, तो आपकी इंटीग्रेशन 11 से 5 तक करना था, में अभी डी बाई डी एक्स ही लगाइएगा, बट उसमें इक्वेशन आपको 11 से 5 तक करिए, इंटीग्रेट, आपको आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे u0 कर दीजिए। हाँ, नोएडा में जरूर मिलेंगे।
पेज से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो कॉपी रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चनों पे दोबारा आइए और अब इस पे लगिए, धीरे धीरे बनेगा। अब तुरंत अगर मैं कहूँ कि नहीं कल से बनना शुरू है तो कैसे बनेगा कल से? वो यू को जीरो करेंगे तो ओरिजिन तक कैसे पहुंचेगा? वो ऐसे पहुंचेगा। कहाँ गया यार? यहाँ पे यू जीरो हो रहा है ना, उसके बाद अगर हल्की सी भी स्पीड है, हल्की सी भी स्पीड है तो इधर फोर्स है ना, तो ये फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगा और फिर यहाँ से क्रॉस कर, ये ओरिजिन भी क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। मतलब आपको यहाँ से यहीं तक पहुंचा रहा है। उसके बाद हल्की सी भी स्पीड अगर ज्यादा रही तो फिर चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में तो क्रॉस करके इधर लेते जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये कह रहा है देखिए, टू पार्टिकल ए एंड बी ईच ऑफ द मास m, a massless string placed on the rough table, the string passes over the small b is the left from the position at angle theta. Okay, vertical. If the minimum coefficient of friction of A and table is this one, that A does not slip during the entire motion of B, then calculate the value of n. इस n की वैल्यू निकालनी है, ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब ये ब्लॉक नीचे को आएगा ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ का टेंशन की बात करते हैं। आपको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है? बॉटम पे। जब ये बॉटम पे आता है सबसे ज्यादा टेंशन होता है। तो इस ब्लॉक को अगर स्लिप करवाने से रोकना है तो ये ब्लॉक स्लिप करने की टेंडेंसी में सबसे ज्यादा कहां पे होगा? जब ये ब्लॉक बॉटम पे आएगा। इसका मतलब जिस वक्त ये ब्लॉक बॉटम पे आएगा उस समय अगर ये स्लिप करना रोक दे तो उसके बाद तो ये कहीं पर भी रहेगा, स्लिप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉटम पे नहीं किया तो ऊपर जाएगा तब तो और टेंशन कम होगा, जब ये टेंशन कम होगा तो ये भी कम होगा, जब ये कम होगा तो स्लिप क्यों करेगा? दैट मीन्स आपको बॉटम पे रोकना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये टी यहाँ का फ्रिक्शन मैंने दिखा दिया, म्यू इज टू एम जी, म्यू एन म्यू एम जी, और रोकना है इक्विलिब्रियम पे, तो ये टी बराबर क्या बनना चाहिए? म्यू एम जी बनना चाहिए। और जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक वह कर थ्योरम लगा देते हैं, ये वाला वेट एम जी, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एम जी का वर्डन आएगा एम जी इन टू ये डिस्टेंस, तो ये एल है, ये भी एल है, ये थीटा है, तो बनेगा एल कॉस थीटा। तो ये क्या बनेगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। इसको लिखेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय एम जी का वर्डन चेंज इन कैटेगरी, इट इज हाफ एम भी का स्क्वायर, यहाँ की कैंडिडेट जीरो, तो इससे एम के टर्म्स कैंसिल होंगे और भी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी जी। एल कॉमन निकालने यहाँ से, टू को मैंने इधर भेज दिया, वन माइनस कॉस थीटा हो गया, ये भी का स्क्वायर इतना हो गया। अब इस पोजीशन पे हमें टी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ के बीडी में जब यहाँ पे आप टी दिखाएंगे एम जी ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इसी पोजीशन पे तो स्लिप होने के चांसेस है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर, तो टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी बराबर एम भी स्क्वायर बाई आर। हम क्या करेंगे, और आर ये दूरी है, या आर को या एल कहिए, इसको एल बोलिए, और भी स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप रख दीजिए, तो ये बन गया टी बराबर एम जी, और ये एम भी स्क्वायर बाई एल यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा टू जी, और एम का भी टर्म आएगा एन वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू हमारा कितना था? म्यू एम जी था, इसको भी इक्वेट कर दीजिए। लगेगा डाउट ना, तो अभी इसके बाद बताइएगा, मैं बता दूंगा। इसको इतना लिख दिया, एम जी से एम जी के टर्म्स कैंसल आउट्स हो गए, और म्यू की वैल्यू हो गई ये टू और ये वन, ये बनेगा थ्री, और ये माइनस टू इधर जाके माइनस टू कॉस थीटा बन जाएगा, और इसको आपको कंपेयर करना है इस वैल्यू से, तो एन की वैल्यू आ गई टू, और ये आपका आंसर। तो आप एकदम समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैंने क्या बताया। मैंने क्या किया कि इसको इस पे आने दिया, यहीं पे स्लिपिंग की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे रुक जाता है स्लिप करने से ये ब्लॉक, तो फिर ये कहीं पे भी रहेगा आराम से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन, अभी तो टाइम नहीं है, टाइम तो हो रहा है, बट ये PYQ है,
अब आने क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है, जो PYQ के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो हम जरूर लाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर बहुत ईजी है तो उसको लाने का कोई मतलब नहीं होता है, वो आप ऑलरेडी कर सकते हो। चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और इसको मैं रखूंगा आज और 60% के लेवल पे, और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। आप एक बार देख लीजिए, मैं टाइमर फिर लगा देता हूँ। और ये क्वेश्चन जरूर शायद आपकी क्लास में तो जरूर करवाया गया होगा। हाँ, ग्रुप वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो सही में अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर मैंने फोर्स को बैलेंस किया तो भी n बराबर 2 ही आया। 100% वाला जरूर देंगे, मत परेशान हो, जरूर देंगे। एक चीज बताता हूँ, देखो आप सब तैयारी कर रहे हो, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम सबसे पहले खुद के विषय में सोचो कि मैं मुझे कितनी रैंक चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2000 रैंक चाहिए, 1500 रैंक चाहिए, ठीक है, तो फिर इजी क्वेश्चन भी करो, खूब ज़्यादा करो। और जब अगर आपको लगे कि मुझे अंडर 100 ही रैंक लाना है, तो फिर 100% क्वेश्चन पे जाओ ना। अदरवाइज 100% वाला क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। 95 टू दिया तो है, बस यही सब क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन देखो, मैं टीचर हूं, मेरा काम है कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालना, ठीक है, और अच्छी रैंक निकालना। हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हर कॉन्सेप्ट एवरेज चीज़ों से ही सीखी जाती है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं डाल दूंगा, जरूर मैं दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। ओके, रैंक 1 चाहिए, एकदम रैंक 1 चाहिए करो, ठीक है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है, spring system lie on the smooth horizontal surface. The free end of the spring is being pulled toward right with the constant speed. ये वर्ड ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। एट t बराबर 0 सेकेंड द स्प्रिंग कांस्टेंट k is 100 on stretch and block has a speed 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज, इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन बताइए। तो देखिए, हाँ, तो मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या ये वाला पॉइंट एक इनर्शियल फ्रेम है? यस, ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इसका मतलब अगर मैं इस पे खड़ा होकर मोशन को ऑब्जर्व करूं, अगर इस पे खड़ा होकर मोशन को ऑब्जर्व करूं, इसको देखूं, तो इस पे किसी भी सूडो फोर्स को दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा रुको यार, मैं बताता हूं क्या था इसमें, 2 आया। आपने यही बैलेंस किया ना, टी एम जी कॉस को बैलेंस करेगा ना। तो फोर्स बैलेंस अगर यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे कर रहे हैं, अगर फोर्स बैलेंस यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें भी की जरूरत तो पड़ेगी, तो भी के लिए एनर्जी की उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आप यहीं पे लिख रहे हैं, यहीं पे बैलेंस कर रहे हैं, तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा, यहाँ पे ये थीटा है ना, तो क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा, तो टी बराबर एम जी कॉस एक्सट्रीमम पे यहाँ बनेगा, और ये टी मी एम जी के बराबर है, तो आप इसी को मी एम जी के बराबर कर देंगे। तो क्या आया, कुछ तो नहीं आया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू बराबर कॉस थीटा आया। तो म्यू बराबर ये 3 माइनस एन कॉस थीटा, तो 2 कहाँ से आ गया, मुझे तो नहीं लग रहा है। एमआईकी की डीपीपी वरुण में भी शेयर करेंगे, देखता हूँ अगर उसके लेवल्स बहुत एक्सट्रीम हाई नहीं गए तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा।
तो ये तो गड़बड़ है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कैसे आएगा। कॉस को एक रख लिया, कॉस को कैसे एक रख लिया? ठीक है, अब इसको बताता हूं फिर। तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है, तो मैं इस पे खड़ा हो गया। अभी आपके दिमाग में एक बात आएगी, मैं जानता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि अगर मैं ग्राउंड से खड़ा होकर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो फिर क्या दिक्कत है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड करवा रहा हूं, थोड़ा कुछ काम है इसका। तो इस क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, और मैंने ये कहा, इसमें पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए, एक इस पॉइंट को फोकस करिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने लिख रखा है, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी लिख रखा है। तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए इनर्शियल फ्रेम पे, तो फिर उस फ्रेम से किसी ब्लॉक को देखोगे तो उस पर सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो अभी मेरे सामने ना दो पॉइंट्स डेवलप हो रहा है, एक डेवलप ये हो रहा है, एक पॉइंट ये डेवलप हो रहा है कि सर आप ना इसके फ्रेम से क्यों आप इक्वेशन लिख रहे हैं, ग्राउंड से फ्रेम से लिखते तो क्या होता। अब इन दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे कि ग्राउंड से लिखते तो क्या होता और यहां से लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो ग्राउंड वाला की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें इस पे खड़ा होकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसको मेथड 1 ही बोलेंगे। मेथड 1 बोलना सही नहीं है क्योंकि यही मेथड है। उसके बाद ग्राउंड वाला क्या कह रहा है वो समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए, देखना उसमें अच्छा लगेगा आपको कि जो मैं कह रहा हूं वो पॉइंट इसके अंदर क्या क्या बताएंगे। तो जब यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो ये क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा हो गया, ये ब्लॉक यहाँ पे है, एक स्प्रिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं। ये एक इनर्शियल फ्रेम है, जब मैं इसको देखूंगा तो इसके ऊपर एक तो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, दैट इज के एक्स फोर्स के नाम पे, और कोई दूसरा फोर्स नहीं काम करेगा। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी ये 1 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वेलोसिटी उल्टा होकर मिलेगी ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे मैं खड़ा हूं और मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया इस फ्रेम से खड़ा होकर देखने पे कि ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। अब ये कितना ज्यादा इलोंगेटेड होगा ये मैं निकालना चाहता हूं, तो इसके ऊपर लगाएंगे वर्क थ्योरम। तो वर्क के नाम पे कौन वर्क करेगा, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो वर्कडन लिखेंगे हम इस पे, स्प्रिंग का वर्कडन चेंज इन कैडेंसी, और मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फाइनल कैडेंसी 0, इनिशियल कैडेंसी हाफ एम, मास इसका दिया गया 4 kg, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग वर्क करेगा माइनस हाफ के इंटू एक्स के स्क्वायर, और के दिया गया कितना 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसको पर मीटर में बदलिए, यहाँ आप लिखेंगे 100 और, तो हाफ के इंटू एक्स इलोंगेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये आएगा 3 तरीका 9 चौका 36 36। अभी इसको कैंसिल कर देगा, माइनस साइन भी हट जाएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रूट करेंगे तो 6/100 मीटर आएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर है। ये तो हमने बस आंसर निकाला, अभी अभी तो इसके अंदर सोचना बाकी है, इसके अंदर होने क्या जा रहा है। अब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। 99.5 पे क्यों नहीं होगा एडवांस सर, 99.5 पे ना 2000, 99.5, 99.6, ठीक है। ये दो बच्चे मेरे ही थे 2021 में, एक की रैंक थी 264 और एक की रैंक थी 250। अब मोबाइल पे देखना पड़ेगा, 250 या 251 ये रैंक थी, कैसे नहीं होगा। ठीक है, विद्यापीठ के एयरबैज का नहीं जाएगा मैप में। अब आते हैं इसका ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस पे आते हैं कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा है तो फिर क्या हो रहा है देखना। ये स्प्रिंग है, ये वाला पॉइंट सारा का सारा खेल यहीं पे है। इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, और स्प्रिंग फोर्स की एक्स है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब सारा का सारा पॉइंट है यहाँ पे।
अगर ग्राउंड, हाँ सूडो फोर्स सर, सूडो फोर्स लेना में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर मैं इस पे खड़ा हो गया, अब सूडो फोर्स वाला क्या बताऊं यार, तो उसके लिए तो कोई लेक्चर्स आपको देना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि अब सामने होते तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, सूडो फोर्स में दिक्कत ही नहीं आती। पर चलिए मैं इसको बताता हूँ फिलहाल अभी। अगर कोई बच्चा कहे कि सर इस ब्लॉक पे, अब देखना दिस इज द रॉन्ग इक्वेशंस जो लिखने की कोशिश की जाएगी। अब सारे प्रॉब्लम शुरू होंगे। कोई कहे सर इस ब्लॉक पे आप वर्क करते थ्योरम लिखिए यहाँ से, इस ब्लॉक पे ये वाला स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, तो क्या गया कि स्प्रिंग का वर्क डन चेंज इन कैंडिडेट होनी चाहिए। इसकी फाइनल कैंडिडेट जीरो। अच्छा फाइनल कैंडिडेट भी देख लेते हैं, फाइनल कैंडिडेट भी देख लेते हैं। चलिए इसको क्यों क्या लिखेगा, वर्डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक पे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, इसकी इसकी स्पीड इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, घट के जीरो होगी, घट के जीरो, और ये स्पीड 2 है। अब मैक्सिमम इलोंगेशन कब तक होगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी इससे कम रहेगी। मतलब ये जब इधर जा रहा है 2 से, तो इधर जा रहा है तो स्पीड जीरो होगी, फिर जीरो से बढ़ने लगी, लेकिन जब तक इसकी स्पीड इस 2 से कम रहेगी तब तक इलोंगेशन बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसका मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब कि एट मैक्सिमम इलोंगेशन पे आप कहेंगे कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इस एंड की तो 2 कांस्टेंट है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब इधर जाएगा तो ये दूरी कम होगी, अब वो दूरी कम होगी। तो मैक्सिमम इलोंग, एकदम सही कर रहे हो आप, 2 मीटर राइट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर होनी चाहिए। अब लगा दीजिए इस पे वर्क करते थ्योरम, वर्क करते थ्योरम में चेंज इन कैटेगरी इट इज हाफ, और अभी इसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा ना, तो और बेटर वे में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, और बेटर वे में, ठीक है। बस अब वेट करिएगा। इसकी फाइनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और एम था इसका मास था 4 kg, मास 4 kg, तो हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर माइनस इसकी इनर्शियल एनर्जी हाफ 4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी 2 दूनी 4 चौक को 16 माइनस 4 बाई 2, ये 12 बाई 2 आ गई। और किसी ने स्प्रिंग का एनर्जी लिख दिया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, किसी ने ये लिख दिया। ये देखिए तो ये 12/2 है ना, और ये आएगा आपका माइनस, ये तो ये एक तो यहीं पे गड़बड़ चीजें लगने लगी यार। ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर को लग जाएगा, ऑब्जर्वर को लग जाएगा सही बात। ये तो बड़ा अजीब नहीं लग रहा हमें, ये क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। इसमें सेंटर ऑफ मास कौन सा बताओ तो, सेंटर ऑफ मास इसमें तो यही है, ये ब्लॉक के पास मास और कहीं मास है, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, एक तरह से सेंटर मास ही फ्रेम है। अब किसी ने कहा कि सर नहीं ये काम करते हैं, इस स्प्रिंग का जो वर्कडन है वो इतना होना चाहिए, और इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो कोई बात नहीं, तो आप ये कहोगे कि सर हम ना ये लिखते हैं स्प्रिंग का वर्डन माइनस डेल्टा यू। आई थिंक ये जो लाइन है ना ये ऑलवेज ट्रू होता है, ये बताया जाता है कि ऑलवेज ट्रू है, लेकिन इसमें एक बात छिपा ली जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ वो ये बताई जाती है। अब देखो ये माइनस, ये बनेगा डेल्टा यू फाइल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या बनेगी हाफ के एक्स का स्क्वायर और इनिशियली 0.00, यही तो है वो। इसका मतलब मैंने लिखा तो सही है, बट ये तो अनर्थ हो गया, ये निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव बराबर कैसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम कहाँ चल रहा था, तो प्रॉब्लम इसमें है, इस लाइन में ही प्रॉब्लम है। दैट मीन्स अगर आपको ये पढ़ाया गया ना, अगर आपको ये पढ़ाया गया तो प्रॉब्लम इसके अंदर है। ये एक्चुअल में वर्कडन ऑफ स्प्रिंग ऑन सिस्टम होता है, और सिस्टम में दोनों स्प्रिंग के, इस स्प्रिंग के इस एंड वाला पार्टिकल और इस एंड वाला पार्टिकल दोनों ही होना चाहिए, तब होता है। तो इसमें ना अब एक प्रॉब्लम सा और आ गया। अब इसको ना अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा के एनालिसिस पे चलते हैं, अब इसको और बेटर वे में लेके चलते हैं। देखिएगा अभी
ये एक पर्सन बना देता है ऐसे, एक पर्सन ऐसे बना दिया। अब वो पर्सन इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था। और मैक्सिमम इलोंगेशन पे, मैक्सिमम इलोंगेशन पे एकदम सही आपने कहा था, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, और ये भी किससे जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड किससे जाएगा। अब वर्क कैसे थ्योरम लगाएंगे इसके सिस्टम के ऊपर, इसके सिस्टम पे वर्क कैसे थ्योरम लगाएंगे सिस्टम पे। तो जब भी आपको इस फॉर्मूला का यूज करना हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग के दोनों एंड सिस्टम में होना चाहिए। या तो अगर आप चाहते हो कि स्प्रिंग के एक ही एंड को देख रहे हो तो दूसरा एंड हर हालत में रेस्ट पे होना चाहिए, ध्यान रखना, हर हालत पे रेस्ट पे होना चाहिए। अगर ये वाला एंड रेस्ट पे नहीं है तो फिर इस स्प्रिंग का वर्डन इस ब्लॉक पे इससे नहीं आएगा, इस सिस्टम पे होता है। ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए तो ठीक है, तो अब ये लिखेंगे, अब इस सिस्टम पे कौन कौन वर्क कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है इस ब्लॉक पे, स्प्रिंग कर रहा है इस पर्सन पे, तो स्प्रिंग का वर्कडन अब मैं लिख रहा हूं, अब आपको बात सारी की सारी समझ में आएगी। स्प्रिंग का वर्कडन ऑन ब्लॉक प्लस पर्सन, प्लस इस पर्सन ने भी तो इस स्प्रिंग पे, देख रहे ना कितनी चीजें अजीब अजीब आ रही हैं, दिमाग पूरा लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है ये। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए, अगर मैं इन पूरे को सिस्टम ले लूं, पूरे को सिस्टम ले लूं, तो इस सिस्टम पे ये इस पर्सन ने स्प्रिंग फोर्स लगाया है और इस स्प्रिंग इस ब्लॉक पे लगाया है, तो ये स्प्रिंग इस पर्सन पे भी काम कर रहा है और ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे भी काम कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इस पर्सन पे भी काम कर रहा है। तो स्प्रिंग का वर्कडन, सुनते रहना 1 सेकेंड, स्प्रिंग का वर्कडन ऑन ब्लॉक प्लस स्प्रिंग का वर्कडन ऑन पर्सन इज इक्वल टू चेंज इन कैटेगरी ऑफ दैट सिस्टम, ये लिखना है। तो इसकी कैटेगरी सेंस ये बनेगा हाफ, वो यही है, ये वाला पार्ट ना आपने लिखा ना इसका, ये वाला, तो इसको मैंने ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये 12/2 आ गया इसका। और इसकी कैटेगरी चेंज, इसकी कैटेगरी चेंज 0 है, क्यों भाई, स्पीड कांस्टेंट है, तो भले ही इस पर्सन में मास होगा बट इसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू आई ना, ये पूरी वैल्यू आई, ये पूरी वैल्यू ये हो गई 12 के बराबर। अब हमें 12/2, तो इस जो फोर्स तो स्प्रिंग ही है, कांस्टेंट से किसके लिए भाग रहा था, अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर ने इस पे इक्वेशंस लिखा है, इसमें पर्सन का भी तो वर्ड आना चाहिए ना। मतलब थोड़ा सा देखो इक्वेशन को ना, इसीलिए कह रहा था ना कि थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट था। अब जस्ट वेट करना, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा, मैं क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक कर दिया और कहा कि कोई इसको F4 से खींच रहा है सो दैट इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। सुनिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आपको ये कहे कि यहाँ पे एंड, दूसरे एंड पे मैंने एक पर्सन लगा दिया, ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक को कोई F4 से खींच रहा है सो दैट इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम है। क्यों भाई, 4 kg का ब्लॉक, 1 मीटर की स्पीड, इस वाले एंड को आप 2 के कांस्टेंट से खींच रहे हैं, तो आप इस ब्लॉक को भी 2 के कांस्टेंट से खींच रहे हैं, मतलब आंसर यहाँ का और यहाँ का सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो जब इस पे आप वर्डन लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे। अब इस इक्वेशन को एक बार फिर लिखते हैं, स्प्रिंग का वर्डन सिस्टम पे, स्प्रिंग का वर्डन सिस्टम पे, प्लस ये वाला जो एफ है ना वो भी इस ब्लॉक पे वर्क कर रहा है, दैट मीन्स जो पर्सन खींच रहा था ना वो पर्सन भी इस स्प्रिंग पे वर्क डन कर रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे वर्क डन ऑफ पर्सन इज इक्वल टू चेंज इन कैटेगरी ऑफ सिस्टम। तो इसकी कैटेगरी चेंज कितना आया, 12/2 आया, जो आपने यहां लिखा था, और इस ब्लॉक पे कोई कैटेगरी चेंज नहीं, दैट इज 0 अब आया। और इस स्प्रिंग का बर्डन सिस्टम पे, इसके सिस्टम पे ये होता है, ये ऑलवेज 2 लाइन है, तो अब इस लाइन को आप यहां पे लिखेंगे, तो ये बन गया क्या, फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखेंगे माइनस
डेल्टा यू, डेल्टा यू, यू यू इज ऑलवेज, स्प्रिंग की पोटेंशियल हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हमेशा, इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज होती है। जब हम नेचुरल लेंथ की पोटेंशियल जीरो बोलते हैं तो ऑलवेज होती है। ये बनेगा हाफ के की जगह पे जो लिखा गया था, देखते रहना, के था 100 इंटू 100, ये था 100 इंटू 100, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया, एंड प्लस पर्सन का वर्कडन। अब इस पर्सन का वर्कडन मिल जाए ना तो आपका आंसर आ जाए। अब देखिए पर्सन का ही वर्कडन हमें पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कितने टाइम बाद इसका इलोंगेशन मैक्सिमम हुआ ये हमें नहीं पता है। तो इसमें ये क्वेश्चन प्यारा तब बन जाता जब ये पूछता कि ये जो पर्सन इसको आगे की ओर खींच के लेके जा रहा है, उस पर्सन ने कितना काम किया, उस पर्सन ने कितना काम किया, उस पर्सन ने कितना काम किया। तो ये आपको अलग से इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था। तो इसके लिए इस एक्स को निकालना पड़ता, और इस एक्स को मैं निकालता किस मेथड से, इस मेथड से, और फिर इस एक्स को उठा के मैं यहां प्लेस करता तो मुझे उस पर्सन का वर्कडन आ जाता जिस पर्सन ने इसको खींच रखा है। हाँ, एफ इज वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि ये जो एफ वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका कितना वर्कडन है उसको समझना बड़ा सा मुश्किल काम था। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम में जब मैंने इक्वेशन लिखी है, दिमाग में आता होगा सबके कि सर ग्राउंड फ्रेम इक्वेशन का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, वो पर्सन कितना वर्डन कर रहा है ग्राउंड फ्रेम में वो काउंट करना पड़ेगा, वो हमें पता ही नहीं है कहीं से, इसलिए इससे आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया कि अब कोई पूछ ही देता इस क्वेश्चन में, नया क्वेश्चन कि फाइंड द वर्डन ऑफ द पर्सन, तो मैं क्या करता, इस मेथड से एक्स निकालता और इस एक्स को उठा के मैं यहां पे रख देता, जैसे रखता हमारा आंसर आता वो कितना आता देख ही सकते हो। इसे पुट एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इतना पुट कर दीजिए तो पर्सन का वर्डन हमारा आता पता कितना, कैलकुलेट कर ही लगते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये बन गया कितना, माइनस दिस इंटू 10 का पावर 4 इंटू 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 36 बन जाए, आई थिंक 36 इंटू 10 का पावर -4 बनेगा। ये आ गया वर्कडन ऑफ पर्सन इक्वस टू, ये आ गया कितना 6, इतना। अब ये इसे कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा 18। पर्सन का जो वर्कडन हुआ दिस इज 6 प्लस 18, 8 5 13 24, तो पर्सन ने 24 के बराबर वर्कडन किया, एकदम सही बात है। ठीक है, तो रियल में देखिए किताबों में ना ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया गया होता है, बताइए कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होता है, और बच्चे को लोग पढ़ा देते तुरंत जाके कि इसके फ्रेम पे चले जाओ फिर लिख दो आंसर तुरंत आ गया। लेकिन एक्चुअल में इसमें ना बहुत चीज़ें प्यारी प्यारी छिपी हुई थी। ठीक है, कि ये जो पर्सन खींच रहा है उसका कितना वर्कडन है, क्योंकि बच्चा ना दिमाग में तुरंत पूछता है कि सर आपने यहाँ से तो लिख दिया, इसी को ग्राउंड फ्रेम से लिखिए, वो कैसे समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, अगर एफ को टाइम के फंक्शन में लिखना हो ना, एफ को टाइम के फंक्शन में ना ट्राई करें थोड़ा सा, 5-6 मिनट में ट्राई करता हूँ। ठीक है, एफ को मतलब मैं इस फोर्स को निकालना चाहता हूँ कि ये फोर्स कितना होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है क्या आ जाए। तो एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन यही है तो इधर वाला ब्लॉक की स्पीड तो कांस्टेंट थी, दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स, इस ब्लॉक की बड़ी बनाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स बनेगा, देखिएगा। अब थोड़ा सा है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है और किसी टाइम पे अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स है तो इस ब्लॉक के बड़ी में एफ इधर दिखेगा, स्प्रिंग इधर दिखेगा और स्पीड कांस्टेंट है, दैट मीन्स एफ और के एक्स बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स एफ और के एक्स बराबर होना चाहिए। फिर सोचते हैं, अब आते हैं इस ब्लॉक पे, किसी टाइम पे अगर इस ब्लॉक की वीडियो बनाए तो के एक्स में आगे की ओर दिखाऊंगा, एक्स आगे की ओर दिखाऊंगा, तो इस पे एफ क्या लिखेंगे, एफ बराबर के एक्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर के एक्स, ए की वैल्यू आ गई के अपान एम इंटू एक्स। लेकिन इस ए को मैं भी डी बी बाई डी एक्स नहीं लिख सकता, नॉट ए, ये नहीं लिख सकता। अभी इसका रीजन क्यों है, क्या रीजन मैं बताता हूं। इसका रीजन ये है कि मुझे ये बताइएगा, ये ब्लॉक जितना भागेगा क्या इस स्प्रिंग का इलोंगेशन उतना ही होगा ना, एकदम नहीं होगा। तो फिर कैसे लिख सकते हो, अगर ये एक्स स्प्रिंग का इलोंगेशन था,
ये एक्स स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है और पीछे वाला ब्लॉक उतना दूरी नहीं भागेगा जितना स्प्रिंग इलॉन्गेटेड है। द रीजन इज क्लियर। आगे वाला समझ गए होगे, आगे वाला भाग रहा है तो हाँ ब्लॉक जा रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं और पूछ दियो तो सोचते हैं, देखते हैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो देखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए टी टाइम में ये वाला जो पॉइंट है आगे वाला पार्टिकल वो कितना दूरी तय करेगा? 2 इंटू टी, 2 इंटू टू दूरी तय किया, क्योंकि स्पीड आपने कहा था कांस्टेंट है, कांस्टेंट इतना दूरी तय किया। अभी बताइए ये जो पीछे वाला ब्लॉक है, अगर इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन एक्स का हो गया, एक्स का हो गया, तो ये ब्लॉक 2t प्लस एक्स दूरी तय किया होगा, इतना दूरी ये तय किया होगा ये वाला ब्लॉक। अभी तो भाई ये 2t भागा, इसमें इलॉन्गेशन एक्स का हुआ, तो नहीं ये 2t माइनस एक्स आएगा, ये 2t माइनस एक्स आएगा, इतना दूरी ये तय करेगा। ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि अगर ये 2t दूरी तय कर रहा है तो ये पीछे वाला ब्लॉक अगर इतना दूरी तय करेगा तब जाके इसमें इलॉन्गेशन एक्स का होगा। समझ गए होंगे आप। तो इस अब जो एक्सेलरेशन ये होगा ना उसको आप ये लिखेंगे v dv बाई dx1, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, ये बनना चाहिए। तो अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, इसको भी अभी रहने देते हैं। और भी इस ब्लॉक की वेलोसिटी है, किसी भी टाइम पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी, तो हम इसको लिखें भी, और dx1 अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये बताइए, ठीक है हम भी हिम्मत रखे हुए हैं और हिम्मत तुमसे भी ले ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, बाद में करते हैं डिफरेंशिएट, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। ये बन गया a बराबर k अपान m इंटू एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये बनेगा x1, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेजा, तो ये आएगा 2t माइनस x1, ये मैं तो लिख सकता हूँ, सही है। और इस a के जगह पे इस x1 के टर्म में तो लिख ही सकता हूँ, ये बनेगा भी, यही सारे की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। मुझे ये बताइए, अब ये इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इस a को मैं लिखूंगा डी स्क्वायर x1 बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू k अपान m इंटू टी, और ये बनेगा आपका, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं यार, ये बताओ, ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना कि इस a को बाहर अगर मैं निकाल लूं तो ये बनेगा पता कितना, माइनस k अपान m इंटू x1 माइनस 2t बनेगा। तो ये a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस x1 जैसा दिख रहा है, सही है ना। अब इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए यार, हिम्मत भी रखते हैं, हमारा काम ही हिम्मत रखना, रखते हैं हिम्मत। मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डीवी बाई डी टी, चलो देख रहे हैं डीवी बाई डी टी। अब मैंने कहा कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, करते हैं डिफरेंशिएट, ये बनेगा, और ये जो भी है वो इस ब्लॉक की वेलोसिटी लेट v1 मान लिया, v1। अब इसको दोबारा करते हैं डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी स्क्वायर v1 बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपान m इंटू x1 का डिफरेंस, ये बनेगा x1 का v1 बन जाएगा, v1, और t के रिस्पेक्ट में 2 बन जाएगा। अब थोड़ी सी तगड़ी फिजिक्स की जरूरत पड़ रही है एकदम, अब यूजिंग SHM, एकदम सही कर रहे हो, ठीक है, कि जब इसको मैं डिफरेंशिएट मार दूंगा ना तो ये बन गया इतना। अब ये मैं दावे के साथ श्योर हूं कि इसकी वेलोसिटी SHM में है, इसकी वेलोसिटी SHM में है, मतलब ये जो ब्लॉक पीछे वाला है ना वो उसकी वेलोसिटी SHM परफॉर्म कर रही है। अभी तक हम लोग किसको SHM मानते थे, अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में लिखते थे, आपकी बार वेलोसिटी SHM की क्वेश्चन में चल रही है। ये SHM का इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए, याद करिएगा। अब थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आपने पूछ ही दिया है तो अब क्या करें, बताना पड़ रहा है। आप ऐसे लिखते थे, याद करिए SHM में आप ऐसे लिखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स मीन, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनना था एक्स माइनस एक्स मीन बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बनता था इक्वेशन। तो जो यहां पे एक्स में बन रहा है वही चीज एकदम यहां पे वेलोसिटी बनेगी, सही है ना। तो लिखते हैं वेलोसिटी में इक्वेशन, ये बनेगा आपका v1 माइनस दिस 2 इज इक्वल टू a
अभी निकालेंगे एम्पलीट्यूड v नॉट मैक्सिमम स्पीड इनटू साइन, और ओमेगा तो k अपान m है, तो हमने ओमेगा निकाल लिया, इट इज रूट k अपान m। तो ये तो आपको पता चल गया ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा नोन हो गया, ये बन गया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आपको निकालना फाई नॉट और वी नॉट, आपका v1 आ जाएगा, और एक बार वेलोसिटी आ गई तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन एक एक चीज आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। सही है, तो चलो हम यूज करते हैं। टी के जगह पे 0 प्लेस करते हैं। टी के जगह पे 0 पे v1 कितना है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, वो इधर है, जबकि मैंने x1 को ऐसे बोला था, x1 को मैंने ऐसे बोला है, ठीक है। तो -1 प्लेस करेंगे, -1, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैं इधर प्लस मान रहा हूं एक बार, ठीक है। ये 2t भागा, ठीक है, ये 2t इधर भागा, और x का इलॉन्गेशन था, तो ये वाला ब्लॉक इधर ही भागेगा x1, तो मेरे अनुसार x1 इधर है। ये सब देखना पड़ता है, क्या करें। t बराबर 0 पे v1 की जगह पे 1 प्लेस करते हैं, यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे तो बनेगा -1 v नॉट इंटू साइन फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया, सही है। अब देखते हैं, अब v नॉट और साइन फाई नॉट निकालना है। अच्छा, फाई नॉट ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, द रीजन इज क्लियर, v नॉट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। अब एक काम और करते हैं, आपको एसएचएम याद होगा, जब आपको ये फाई नॉट निकालना होता था ना, तो आप इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते थे और फिर वैल्यू प्लेस करते थे तो आंसर आता था। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया दोबारा। तो करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो डी v1 बाई डी टी, ये a1 बन जाएगा, ये 0, v नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये ओमेगा बाहर आएगा, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बन गया, सही है। अब देखिए, तो अब एक्सेलरेशन फिर लिखते हैं। अच्छा, t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन पता है कितना था, 0, क्योंकि t बराबर 0 पे ये स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं थी, नेचुरल लेंथ में थी। t बराबर 0 पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, ऐसा क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है शुरू में। पुल टुवर्ड इतना द फ्री एंड अप, फ्री एंड पुल किया जा रहा है, उस वक्त स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं आप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये है लेवल, देखिए तो क्वेश्चन का मतलब एक सिंपल क्वेश्चन को अगर रेस करो तो क्वेश्चन कैसा हो गया, 0। अब 0 प्लेस कर दिए, जैसे इसको 0 प्लेस करोगे ना, ये v नॉट ओमेगा 0 के वजह से गायब हो जाएगा, और 0 ये बन गया कॉस फाई नॉट, आ गया फाई नॉट। अब फाई नॉट, अब इस फाई नॉट की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी π/2 और एक आएगी 3π/2, ये दो वैल्यू आएगी, क्योंकि एसएचएम में फाई नॉट 0 और 2π के बीच में होता है, ठीक है ना। तो π/2 और 3π/2 आएगा। अब इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, आम 100% से, और तो यही वैल्यू होगी। क्यों, इस इक्वेशन से v नॉट एम्पलीट्यूड है, हमेशा मैग्नीट्यूड होगा, तो ये माइनस तभी बनेगा जब ये 3π/2 लेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब इस पे साइन फाई नॉट नेगेटिव आएगा, इसलिए। तो फाई नॉट इतना हो गया, और अगर इसको उठा के यहाँ प्लेस करूँ तो v नॉट क्या आएगा, 1, मतलब मैंने निकाल लिया v नॉट इज 1 एंड फाई नॉट इज 3π/2। तो क्या मैंने वेलोसिटी का फंक्शन लिख दिया, यस लिख दिया। तो v1 इक्वल टू क्या आएगा, v1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस v नॉट, अब v नॉट आया था हमारा 1 इंटू ये क्या है साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, तो ये बन गया इक्वेशन। अच्छा, 3π/2 पे आई थिंक मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ v1 इक्वल टू 2 माइनस 3π/2 पे कॉस बनेगा, और ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। एक्चुअल में दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन, ब्लॉक की वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। तो एक बार ब्लॉक की वेलोसिटी का फंक्शन बन गया, पीछे वाला जो ब्लॉक था उसके वेलोसिटी का फंक्शन बन गया 4 kg वाले ब्लॉक का। फोर केजी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी का फंक्शन ये बन गया इतना। तो कोई पूछे इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू बताइए। तो मुझे ये बताइए, जो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, यही फोर्स है। ये फोर्स कुछ और नहीं, इसका मास इनटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, इसी का डिफरेंशिएशन है। कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो 0 बनेगा, कॉस क्या बनेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा का टर्म बाहर आएगा और माइनस साइन प्लस कर देगा। तो फोर्स का फंक्शन इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स का फंक्शन है वो बन गया 4 ओमेगा
साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि उस पर्सन ने जो फोर्स लगाया था वो कितना था, वो भी यही था। बात समझ में आया, वो भी यही था, अभी तो डिराइव किया था। देखिए इस पर्सन ने एक ब्लॉक बनाया था, मैंने कही ना, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तभी होगी जब ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे, तो एफ के एक्स के बराबर होगा। और स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा है वो मैं निकाल चुका हूं, दैट मीन्स ये जो फोर्स अप्लाई किए हैं वो वैल्यू ये होगी, दिस वन, एंड दिस इज योर आंसर। और जो आपने कहा था कि टाइम का फंक्शन है, यस टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। कल के क्लास में मैं पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ओके।